नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण का समास का भाग 2 पढ़ते हैं। इससे पहले कल हमने समास किसे कहते हैं और उसके भेद को पढ़ा था। उसके साथ साथ एक प्रथम समास जो था हमारा अविभाव, उस समास के बारे में हमने अध्ययन किया था। अविभाव समास किसे कहते हैं? वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो और सभी पद क्या हो? अव्यय हो, तो उनको हम अविभाव समास कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा समास था तत्पुरुष समास। कौन सा समास था? समास तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के बारे में आज हम पढ़ते हैं। किस समास के बारे में? तत्पुरुष समास। तो तत् का मतलब क्या है? और पुरुष। तत् का मतलब अच्छा, वह पुरुष जो अच्छा है उसको कहते हैं तत्पुरुष। तो उसी प्रकार से उसका पुरुष जो कहते हैं तत्पुरुष, तो वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। जैसे अविभाव समास के अंदर कौन सा पद प्रधान था? प्रथम पद। तो इसके अंदर कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान? दूसरा पद प्रधान होता है। साथ ही साथ इनके जो भेद होते हैं वो कर्म कारक से लगाकर अधिकरण कारक तक होते हैं, जिनको पूर्व पद के अंदर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भी इसमें होता है। विभक्ति रहित समास होते हैं और जब विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह का उसमें रूप प्रकट होता है। तो इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। अविभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता था? प्रथम पद। अब इसमें हम कर्म कारक से लगा करके अधिकरण कारक तक के उदाहरण को देखेंगे। ऐसे कुछ उदाहरण हमारे पास, मान लीजिए शरणागत। क्या उदाहरण है? शरणागत। अब शरणागत, किसी की शरण में हम जाते हैं तो शरण को आगत। क्या होता है? शरण को आगत। किसी की शरण में जाते हैं तो उसको हम शरणागत कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आया तो वो मेरी शरण में आया है, इसलिए उसको हम शरणागत कहेंगे, मेरा वो शरणागत रहेगा, तो शरणागत। उसी प्रकार से ग्रामगत, ग्रामगत, ग्राम को गत, क्योंकि यहां पे कौन सा विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? को। तो कर्म तत्पुरुष होगा इसमें। कौन सा तत्पुरुष होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। कर्म के बाद कौन सा तत्पुरुष आता है? कर्ण तत्पुरुष। जैसे नीति युक्त। नीति युक्त में नीति से युक्त। किससे युक्त? नीति से युक्त। उसी प्रकार से मदान। मदान का अर्थ होता है, मद का मतलब क्या होता है? नशा करना। तो अंध, जो नशे में अंध होता है या नशे से अंध होता है, तो यहां पे मदान, तो मद से अंध जो होता है उसको मदांध कहते हैं। मद से अंध। अगर मैं कर दूं इसमें तो मदांध में, मद में अंध होता है तो क्या होता? क्या मद के अंदर अंधा थोड़ा ही होता है? तो वहां अधिकरण कारक मत करना। तो मद से अंधा हुआ है वो। किससे अंधा हुआ है? मद। नशे से अंधा है, नशे में अंधा नहीं है। अगर इसमें मैं कर दिया तो अधिकरण कारक की स्थिति में चले जाओगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मदान मद से अंध होता है, मद में अंध नहीं होता। उसी प्रकार से मान लीजिए सीढ़ी मार। तो सीढ़ी मार किसका उदाहरण हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। सीढ़ी को मारने वाला, तो सीढ़ी को मारने वाला हो जाएगा। नीति से युक्त जो है मदान, मद से अंध है। उसी प्रकार से पद से स्युत। पद स्युत यानी पद से स्युत करना। स्युत करना का मतलब होता है अलग करना, जो पद से हटा देते हैं, तो उसको हम पद स्युत कहेंगे। जैसे यहाँ पे पहला उदाहरण था शरणागत, शरण को आगत, ग्राम को, सीढ़ी को मारने वाला सीढ़ी मार, नीति युक्त, नीति से युक्त, मदान मद से अंध और पद से स्युत। कर्ण तत्पुरुष हो गया। उसके बाद में हमारा कौन सा आता है? संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है के लिए, किसी के लिए। जैसे विद्यालय, तो किसके लिए होता है? विद्या के लिए होता है, विद्यालय। तो विद्या के लिए
आलय, विद्या के लिए आलय। इसी प्रकार से वासनालय, वासना के लिए मतलब पढ़ाई के लिए जो आलय होता है उसको मंदिर, आलय का मतलब होता है मंदिर, आवास जो होता है, तो विद्या के लिए आलय जो होता है उसको विद्यालय कहते हैं। उसी प्रकार से सभा मंडप, तो ये मंडप किसके लिए है? सभा के लिए मंडप है। तो किसी भी चीज के उद्देश्य या प्रयोजन के लिए जो होता है उसको हम संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। तो ये संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है। उसी प्रकार से मान लीजिए अगला उदाहरण लेते हैं अपादान, तो उससे क्या होता है? दूर होना होता है। हमारा क्या होता है? दूर होना होता है। जिसी प्रकार से अपादान तत्पुरुष से लिखते हैं तो हम भयभीत, क्या लिखते हैं? भयभीत। तो ये भय से भीत होता है। तो देखो भय के कारण वो क्या हो रहा है? उससे दूर हो रहा है। क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। तो भय की वजह से वो दूर हो रहा है, इसलिए कौन सा कारक होगा? अपादान तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष? अपादान तत्पुरुष। उसके बाद में हमारा जो अगला उदाहरण लेते हैं वो मान लीजिए संबंध कारक होता है। तो उसी प्रकार राष्ट्रपति, क्या? राष्ट्रपति। तो किसका पति होता है? राष्ट्र का पति होता है। राष्ट्र एक देश की स्थिति को दर्शाता है, तो राष्ट्र का पति। उसी प्रकार से सभापति, तो सभा का पति। तो सभा का पति मतलब उस सभा के साथ उसका क्या बता रहा है? संबंध दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हमने तत्पुरुष समास के कर्म तत्पुरुष के उदाहरण, करण तत्पुरुष के, संप्रदान तत्पुरुष के, अपादान तत्पुरुष के और संबंध तत्पुरुष के, उसी प्रकार से हम अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण भी देखते हैं। पहले ये लेके एक बार, जैसा उदाहरण है हमारा अगला गृह प्रवेश। तो गृह में प्रवेश, यहां में आया शब्द प्रयोग हुआ है, मतलब हमारे घर के अंदर। में का शब्द का अर्थ होता है अंदर प्रवेश करना। जैसे आप बीती, आप पर बीती, आप बीती, तो आप पर बीती। तो इस प्रकार से आप बीती, गृह में प्रवेश। तो ऐसी स्थिति के उदाहरण हम और बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे ऋण मुक्त, उसी पर बंधन मुक्त। बहुत सारे, तो वो किससे बंधन से मुक्त होता है तो अलग हो रहा है, ऋण से मुक्त हो रहा है तो वो अलग हो रहा है। इसका मतलब कौन सा तत्पुरुष होगा? अपादान होगा। अगर जो हमारे तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा पद प्रदान हो रहा है? दूसरा पद प्रदान हो रहा है। अगर आपको उसमें कर्म प्रयुक्त हो रहा है तो कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे ग्राम को गत, ग्राम को जाना, मतलब गांव को जाने का कार्य हो रहा है। उसी प्रकार नीति से युक्त, मतलब वो नीति के जो गुण है उसके अंदर हैं, युक्त का मतलब उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो से का अर्थ प्रयुक्त हुआ है। से का मतलब साधन की स्थिति प्रयुक्त होता है। मद से अंधा हुआ है, मद मतलब एक साधन है, उससे अंधा होना है। उसी प्रकार पद से स्युत, तो पद से वो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे मिस हो गया अपने पास में स्थिति में, इसमें जो है अपादान तत्पुरुष रहेगा। कौन सा? अपादान तत्पुरुष रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पद से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो पद से स्थित होने की स्थिति में कौन सा तत्पुरुष है? अपादान तत्पुरुष होगा। विद्या के लिए आलय, सभा के लिए मंडप, रसोई के लिए घर, रसोई घर। उसी प्रकार से वो उद्देश्य या प्रयोजन के लिए होते तो संप्रदान तत्पुरुष होते हैं। उसके बाद भय से भीत, अलग होना, राष्ट्र का पति, उसका संबंध बता रहा है राष्ट्र के साथ, सभा का पति, सभा के साथ उसका संबंध है, ग्रह में प्रवेश, ग्रह प्रवेश, आप बीती, आप पर बीती। तो इस प्रकार तत्पुरुष समास के बहुत सारे और अन्य उदाहरण भी हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम अगला उदाहरण जो पढ़ते हैं हमारा समास कर्मधारय समास पढ़ते हैं। क्या समास है? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जो है उसका भी दूसरा पद प्रदान होता है। कौन सा पद प्रदान होता है? इसमें भी दूसरा पद प्रदान होता है। साथ ही साथ इसका पूर्व पद विशेषण और जो उत्तर पद जो होता है वो विशेषण होता है, सॉरी विशेष्य होता है। तो इन दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण
विशेषिका या उपमान उपमेय का संबंध हो। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो। कौन सा पद प्रधान हो? दूसरा पद, तथा जिसमें विशेषण विशेषी का संबंध और उपमान उपमेय का संबंध हो। तो विशेषण क्या पहले पता कर लेंगे। वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताने वाला शब्द होता है उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। उसी प्रकार इनका नाम उपमान और उपमेय कहते हैं। तो उपमान उनका जो है विशेषण है, और उपमेय जो जिसकी तुलना की जाती है उसके साथ उसको दर्शाते हैं। तो यह संबंध उसके अंदर दर्शाए जाते हैं। तो इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे पीतांबर, श्वेतांबर, महात्मा, सत्पुरुष, सज्जन, नीला आकाश, काली मिर्च। उसी प्रकार से चरण कमल। तो ये ऐसे उदाहरण जो हैं इनके माध्यम से हम समझते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने की चीज है कि पीतांबर शब्द का प्रयोग जो होता है वो बहुव्रीहि समास में भी होता है। तो बहुव्रीहि के लिए कब प्रयुक्त होगा और कर्मधारय में कब होगा, ये आपको ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि दोनों के अंदर पीतांबर शब्द के अंदर बहुव्रीहि समास भी होगा और कर्मधारय भी होता है। तो कर्मधारय कौन सी स्थिति में होगा और बहुव्रीहि कब होगा? तो जब उसके अंदर विशेषण विशेष्य का केवल संबंध हो तो वो कर्मधारय समास होगा। लेकिन वही शब्द पीतांबर किसी व्यक्ति विशेष के लिए या रूढ़ शब्द के लिए प्रयुक्त हो जाता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। जैसे विष्णु के लिए प्रयुक्त होगा तो वो बहुव्रीहि हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका विग्रह करेंगे हम तो किस प्रकार होगा? पित्त है जो अंबर। पित्त का मतलब होता है पीला। तो यहाँ पे कह रहा है पित्त है जो अंबर। अंबर का मतलब होता है वस्त्र। पीला है जिसका वस्त्र उसको हम पीतांबर कहते हैं। उसी प्रकार से श्वेतांबर जो है तो श्वेत है जो अंबर। क्या है? श्वेत है जो अंबर। उसी प्रकार महात्मा, महान है जो आत्मा। क्या है? महान है जो आत्मा। उसके बाद सत्पुरुष, सत है जो पुरुष। सत का मतलब होता है अच्छा। सत है जो पुरुष। कहने का अर्थ हुआ कि वह पुरुष जो अच्छा हो, जिसके अंदर अच्छे गुण, अच्छा दिखने में नहीं, अच्छे गुणों के आधार पर होता है तो उसको सत्पुरुष कहते हैं। सज्जन, सत है जो जन। सत है जो जन मतलब अच्छा जन, अच्छा व्यक्ति जो होगा, अच्छे लोग होंगे उसको सज्जन व्यक्ति कहते हैं। नीला आकाश, नीला है जो आकाश, है जो आकाश। उसी प्रकार काली मिर्च, काली है जो मिर्च, है जो मिर्च। उसके बाद शरण कमल, शरण है जो कमल के समान, कमल के समान। अब देखो इसमें दूसरा पद प्रधान हो रहा है। आपको पता चला है कि अंबर प्रधान है क्योंकि दूसरा पद अंबर है और उसकी विशेषता बता रहा है पीला होना। अंबर की विशेषता बता रहा है पीला होना। तो यहाँ पे पित्त क्या होगा? विशेषण, और विशेष्य अंबर हो गया। श्वेत उसका विशेषण होगा और अंबर उसकी विशेष्य होगा। महान होना उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए महान क्या है? विशेषण होगा। किसकी? आत्मा की। इसका आत्मा उसका प्रधान हो गया दूसरा पद। सत्य का मतलब अच्छा है, उसकी विशेषण है। कौन प्रधान है? पुरुष। सत्य का मतलब अच्छा, और कौन प्रधान? जन। नीला उसका विशेषण रंग रूप के आधार पर बता रहा है। किसका? आकाश का। मिर्च की विशेषता काली के रूप में बता रहा है।
और कमल के समान किसके होने को बता रहा है, हमारे शरण को होने को बता रहा है। तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है जो उनकी विशेषता बताता है। तो आज हमने दो समासों के बारे में अध्ययन किया है। इससे पहले हमने अविभाज्य समास पढ़ा था, आज हमने तत्पुरुष समास के उदाहरणों को समझा है और कर्मधारय समास के उदाहरणों को पढ़ा है। तो इन समास के उदाहरणों को आप अच्छी तरह से समझोगे और उसका अभ्यास करोगे। इसके बाद हमारे पास 3 समास और रहे हैं जिनका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।